हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं अपना तीसरा चैप्टर, जो कि है तत्वों का वर्गीकरण और उनके गुणधर्मों में आवर्तिता। ठीक है, ये हमारा है तीसरा चैप्टर, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो इसमें हमने बहुत सी चीजें पढ़ ली हैं और आज हो सकता है ये हमारा लास्ट वीडियो हो सकता है कि आज ये हमारा लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। ठीक है, अगले वीडियो से हम अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि होगा चैप्टर नंबर 4। तो इस वीडियो में हमको पढ़ना है हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लिया है, पांच प्रकार की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा है अपने पिछले वाली वीडियो तक। लेकिन अब हम केमिकल बिहेवियर यानी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनका केमिकल बिहेवियर, उनका केमिकल प्रॉपर्टी किस प्रकार से होती है। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो इसमें हमारा जो हेडिंग है वो देखिए क्या है, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब रासायनिक गुणधर्मों में आवर्त प्रवृत्ति। अभी तक तो हमने कहें तो फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुणधर्म पढ़ा, उसकी प्रवृत्ति पढ़ी, ग्रुप वाइज पढ़ा हमने पीरियड वाइज पढ़ा। उसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्मों में प्रवृत्ति क्या होगी, किस तरीके से रासायनिक गुणधर्म सभी एलिमेंट्स के होंगे। ठीक है, तो जैसे बात करें तो कई प्रकार के रासायनिक गुणधर्म, जिस तरीके से भौतिक गुणधर्म कई प्रकार के पाए गए हैं, उसी प्रकार से रासायनिक गुणधर्म भी कई प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे जिसमें हमारा आता है, जैसे कई गुणधर्मों की बात करें तो पहला हमारा कह सकते हैं कि हमारा आता है डायगोनल रिलेशनशिप। इसको बोलते हैं विकर्ण संबंध, ये भी एक प्रकार से है। ठीक है, ये सभी कहें तो सब तत्व ना दिखा करके स्पेशल पीरियड है जो कि इस गुणधर्म को दिखाता है, जिसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप। और दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो हम कह सकते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? डायगोनल रिलेशनशिप आपको पहले बताया, तो डायगोनल रिलेशनशिप एक प्रकार से इस प्रकार की प्रॉपर्टी की जो ऊपर वाला एलिमेंट जो प्रॉपर्टी दिखाएगा, रासायनिक गुणधर्म दिखाएगा, उसके डायगोनल जो एलिमेंट होगा दूसरे आवर्त में, ठीक है, कहे तो उसके दूसरे आवर्त वाले अक्सर दिखाते हैं, दूसरे आवर्त में तीसरे आवर्त में जो इसके दूसरे आवर्त के एलिमेंट्स के डायगोनल एलिमेंट होगा वो सेम उसकी तरह के प्रॉपर्टीज दिखाएगा। अभी इसको समझाते हैं ना, एक हेडिंग है अलग से। फिर दूसरी बात इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर यानी अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव यानी कि जब एलिमेंट, अभी आप देखेंगे कि कुछ एनामॉलस बिहेवियर कहे तो उभयचर होते हैं, कुछ जो अलग प्रकार की प्रवृत्ति यानी अलग प्रकार के गुणधर्म दिखाते हैं, जहां पे वो कभी कभी अपने सेल को पेयर कर लेते हैं, कभी कभी अनपेयर कर लेते हैं। जब ये पेयर कर लेते हैं तब कहें तो बॉन्ड की संख्या कम हो जाती है, लेकिन जब ये अनपेयर होते हैं तब ये ज्यादा एटम्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं। उसी प्रॉपर्टी को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर अगला हम कह सकते हैं हमारे पास होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन या इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये एक प्रकार से इफेक्ट है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन। लेंथेनाइट तत्व एक प्रकार से एक प्रभाव दिखाते हैं संकुचन का, यानी वो उनकी संख्या भाई जाहिर सी बात है, वो लेंथेनाइट हमारे किसमें पाए जाते हैं? छठे आवर्त में, तो उनकी साइज काफी बड़ी होती है, तो वो संकुचन का प्रभाव दिखाते हैं अपने कहे तो अपने पीरियड में। ठीक, तो ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है कि अपनी साइज बड़ी होने के कारण वो उसमें कहे तो नाभिक पे चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो अपना आकार और छोटा कर लेते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और ये सिर्फ लेंथेनाइट दिखाते हैं, इसी तरीके से एक्टिनाइट भी दिखाते हैं, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि भाई वो 7वें आवर्त में होते हैं, उनकी साइज भी बड़ी, तो वो भी कॉन्ट्रैक्शन कुछ ना कुछ दिखाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कहें तो रासायनिक गुणधर्म ये होते हैं कुछ, जो कि एलिमेंट्स या कहें तो तत्वों के द्वारा दिखाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमको इसको हम अपने इसी कहे तो क्लास 11th में ही आगे की कक्षाओं में, कहे तो क्लास 11th में आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, जहाँ पे विस्तार से सब चीजें बताई जाएंगी। यहाँ पे जान लीजिए बस कि ये भी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, लेकिन हमको जो इस टॉपिक पे बात करनी है कि यहाँ पे कौन कौन सी टॉपिक्स के बारे में हमको चर्चा करनी है इस गुणधर्म के पार्ट में। ठीक है, बात करें तो दो मेन प्रॉपर्टी यानी कहें तो दो मेन केमिकल बिहेवियर या केमिकल प्रॉपर्टी या रासायनिक गुणधर्म बोल सकते हैं कि जो दो मेन केमिकल प्रॉपर्टी है उसके बारे में हमको यहाँ पे चर्चा करनी है, जिसमें एक होगा हमारा कहें तो एक हमारा होगा वैलेंसी बोल सकते हैं, वैलेंस बोल सकते हैं, या फिर इसी को बोल सकते हैं हमारा होता है ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन स्टेट्स, या इसको बोलते हैं हम संयोजकता। नाम तो सबने सुना होगा संयोजकता का, या फिर इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होगी जिसके बारे में हमको चर्चा करना है। और दूसरी प्रॉपर्टी हमारी होगी एनोमलस बिहेवियर ऑफ सेकेंड पीरियड ग्रुप, यानी कहे तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट, ग्रुप नहीं, सेकेंड पीरियड एलिमेंट। क्या? एनोमलस बिहेवियर ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, मतलब कुछ असामान्य गुण, किसके? हमारे जो आसमान व्यवहार दिखाते हैं सेकेंड पीरियड के तत्व, तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट जो हमारे होते हैं वो कुछ अलग तरीका का व्यवहार दिखाते हैं, तो इसको बोल सकते हैं असामान्य व्यवहार। किसके? ये होंगे हमारे सेकेंड ग्रुप के तत्वों के, या सेकेंड आवर्त के तत्वों के, सेकेंड आवर्त तत्व। ठीक है, यानी कि दूसरे आवर्त के जो हमारे तत्व होते हैं, जितने भी एलिमेंट हमारे दूसरे आवर्त में पाए जाते हैं, कहें तो कहां से कहां तक? हमारा लिथियम से लेकर के नियॉन तक। ठीक है, ये किस प्रकार से अलग बिहेवियर दिखाते हैं, इसको हम नियॉन को हटा करके यहाँ पे क्लोरीन कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंड पीरियड में नियॉन भी होता है। तो हम इसी के बारे में देखेंगे कि लिथियम से लेकर के नियॉन तक किस प्रकार से ये अपने ग्रुप के, भाई ग्रुप में जो होंगे उनका सेम प्रॉपर्टी दिखानी चाहिए, क्योंकि क्लासिफिकेशन में ये बेस यही था कि हम गुणों को ध्यान में रखते हुए उन तत्वों को एक ग्रुप में रखें। ठीक है, ये हमारा बेस था क्लासिफिकेशन जब हम एलिमेंट्स का कर रहे थे। लेकिन अब ये जो दूसरे और कहीं पे हमने एक्सेप्शंस भी कहे, तो अपवाद भी पढ़े हैं, तो वही अपवाद के बारे में हमको देखना है। तो ये भी एक प्रकार से अपवाद है कि जो दूसरा पीरियड होता है, यानी सेकंड पीरियड के तत्व होते हैं, कहां से कहां तक? लिथियम से लेकर नियॉन तक। ये कुछ अलग बिहेवियर दिखाते हैं। कैसे बिहेवियर? जो इनकी फैमिली यानी जिस ग्रुप से संबंधित हैं उनसे अलग प्रकार का होता है, उसी के बारे में यहाँ पे हमको चर्चा करनी है। ठीक है, और ये वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? वैलेंसी कह सकते हैं कि उसमें किसी एलिमेंट्स के लास्ट या आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या फिर उसमें आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितने इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाएंगे उसी की संख्या को हम कहते हैं संयोजकता। ठीक है, या ऑक्सीकरण अवस्था। अभी हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो चलिए पहले चर्चा हम इसी के बारे में करते हैं। तो अपनी हेडिंग डाल लेते हैं, क्या? पीरियोडिक सिस्टम को भाई प्रवृत्ति इसकी पढ़नी है, किस प्रकार से ये चेंजेबल होगा या नॉट चेंजेबल होगा। ठीक है, या किस प्रकार से इसमें परिवर्तन आएगा एलिमेंट्स में, जब हम यानी पीरियोडिक टेबल में जब हम ग्रुप में चलेंगे, या फिर पीरियोडिक टेबल में हम जब चलेंगे अपने पीरियड्स में। ठीक है, तो चलिए पहली बात हम इसी को देखेंगे, जो कि हमारा होगा पीरियोडिक ट्रेंड इन वैलेंसी, और पीरियोडिक ट्रेंड बोल सकते हैं, या पीरियोडिसिटी, आवर्तिता। ठीक है, तो होगा हमारा ये वाला पीरियोडिसिटी इन वैलेंसी। पीरियोडिसिटी इन वैलेंसी, वैलेंस बोल सकते हैं, संयोजकता या वैलेंसी, चाहे जो बोले चलिए ठीक है, वैलेंस लिखते हैं। पीरियोडिसिटी इन वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं ना, और ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब आवर्तिता किसमें? संयोजकता में आवर्तिता, या फिर उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। तो हमको बात करें तो संयोजकता क्या होती है, तो संयोजकता या ऑक्सीकरण स्टेट होती क्या है, पहले तो इसके बारे में जानना होगा। तो जैसा कि बात करें तो हम अपने इस चैप्टर में इतनी चीजें जान चुके हैं कि जिससे हमको पता है कि जो भी प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट के लिए, वो कहीं ना कहीं संबंधित होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, है ना। सभी तत्व, जितने भी तत्व पाए जाते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिस तरीके से होगा, उसी प्रकार से वो अलग अलग प्रॉपर्टीज रखेंगे। ठीक है, तो बात करें तो ये जो रासायनिक गुणधर्म भी होते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था भी होती है, ये हमारी संबंधित होती है कहे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही, कि जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी
तत्वों के होंगे उसी प्रकार से उसके ऑक्सीकरण अवस्था या उसकी आवर्तिता होगी। ठीक है, तो बात करें, ये हम समझ सकते हैं वैलेंस। वैलेंस से हमने वैलेंस सेल के बारे में जान रहे हैं हम। जो आउटर मोस्ट सेल होती है किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसी को हम बोलते हैं वैलेंस सेल। तो वैलेंस से नाम ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि वैलेंस यानी वैलेंसी जो कह रहा है कि वैलेंसी, तो ये वैलेंसी कहीं ना कहीं उसी वैलेंस सेल से ही संबंधित होगी। ठीक है, तो वैलेंसी को अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि जो जितने इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट के लास्ट सेल में आने वाले हैं, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं वैलेंसी, कि उस इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी उतनी होगी। या फिर जितने इलेक्ट्रॉन उस लास्ट वैलेंस या लास्ट सेल या कहे तो वैलेंस सेल से बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीकरण या वैलेंसी, उसको वैलेंसी बोल सकते हैं। ठीक है, और बात करें अगर ऑक्सीकरण अवस्था की, तो ये जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो सभी तत्वों की या कहे तो किसी तत्व की कहीं भी निश्चित नहीं होती, वो डिपेंड करती है कि वह किस तत्व से वहां पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी किस एटम से वहां पे जुड़ा हुआ है, किसी का भी निश्चित नहीं होता। जिस तरीके से वो एटम से अलग अलग जगहों पे जुड़ा होगा, कहीं पे ऑक्सीजन से, कहीं पे हाइड्रोजन से, कहीं पे क्लोरीन से, कहीं पे फ्लोरीन से, तो जिस तरीके से वो जुड़ा होगा उसके आधार पे डिफाइन किया जाएगा कि किसी भी स्पेशल एटम यानी किसी भी पर्टिकुलर एटम की या किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। ठीक है, तो बात करें इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि वैलेंस सेल या ऑक्सीकरण हम कहते किसको हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो ये वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो इसी वैलेंसी की हुई फ्रीक्वेंटली या अक्सर बोल सकते हैं कि हम कह देते हैं क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट की, जिसकी जितनी वैलेंसी, जिस एटम के लिए जितनी वैलेंसी होगी वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। ठीक है, और हमने बताया कि ये होता क्या है कि या तो उसमें उपस्थित उसके किसी एलिमेंट के लास्ट सेल में या आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी को हम बोल सकते हैं उसकी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स और आने वाले हैं, तो आने वाले कैसे होंगे 8 माइनस, क्योंकि हमको पता है कि 8 माइनस ही होता है, जो वैलेंसी होगी वो 8 से माइनस होगी। ठीक है, 8 माइनस जितने इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं। ठीक है, उसी के आधार पे हम वैलेंसी ऑक्सीकरण अवस्था डिफाइन करेंगे। तो देखिए क्या है, द वैलेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, यानी जिस एलिमेंट जो दिखा रहा है उसी को रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इज यूजुअली इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स। वही बताया कि आउटर मोस्ट सबसे बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसी को हम यूजुअली या जनरली उसकी वैलेंस, उसका वैलेंस बोल सकते हैं कि इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। आर यहाँ पे एंड भी लिख सकते हैं, एंड या आर, एंड आर इक्वल टू 8 माइनस क्या, 8 में से माइनस करेंगे क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 8 माइनस द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी 8 जो संख्या है 8 में से हम जितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट होंगे उसको माइनस करेंगे, तब जाके हमारी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी मिलेगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, ऑक्सीकरण अवस्था, या फिर इसको बोलते हैं संयोजकता में आवर्तिता। ठीक है, संयोजकता, ये थी संयोजकता। अब आवर्तिता हमको देखना किस प्रकार से चेंज होगी। तो आपको एक चार्ट दिखाऊं किस तरीके से सभी की आवर्तिता या किस तरीके से सभी के ऑक्सीकरण अवस्था कह सकते हैं उसको, वैलेंसी किस प्रकार से सभी एलिमेंट्स की होती है। ठीक है, तो आपको दिखाऊंगी, देखिए, तो आप यहाँ टेबल में देख सकते हैं एक ग्रुप लिया गया है, नंबर ऑफ वैलेंस और वैलेंस लिखा गया है ना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं और उसका वैलेंस किस तरीके से है। तो दो तरीका है वैलेंस दिखाने का, एक तो जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उतना वैलेंस, या फिर 8 माइनस। ठीक है, 8 में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घटाएंगे जो आउटर मोस्ट सेल में है, तब जाके हमको मिलेगा वैलेंस या फिर ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखिए इसको वैलेंस बोलते हैं। वैसे ऑक्सीकरण अवस्था के लिए प्लस और माइनस 2 चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वैलेंस के लिए हम किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाता है, यानी संयोजकता को दिखाता है, जबकि ऑक्सीकरण अवस्था दिखाती है कितने इलेक्ट्रॉन उसमें जोड़े गए हैं या जोड़े जा सकते हैं, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, या कितने इलेक्ट्रॉन उसमें से निकले हैं, ये दिखाता है ऑक्सीकरण अवस्था। देखिए ये आप टेबल देख रहे हैं, इसमें ग्रुप है 1 2 सभी तक ग्रुप लिखे गए 1 2 13 14 15 16 17 18। ठीक है, कहने का मतलब 2 और 8, 2 और 6, 8 ग्रुप टोटल लिखे गए हैं। ठीक है, डी वाले तत्वों को छोड़ दिया गया, यानी डी ब्लैक एलिमेंट्स को छोड़ दिया गया है, क्योंकि वो वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं। डी वाले और एफ वाले ये वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं, कभी कभी 2 3 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, कभी कभी 7 8 जोड़ सकते हैं। ठीक है,
तो ये और भीतर तो वेरिएबल दिखाते हैं, कभी कभी ज्यादा दिखाएंगे कभी कभी कम, लेकिन वो जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक होते हैं वो कुछ ज्यादा ही परिवर्तित होते हैं। कहेंगे वे कहीं तो 4-5 प्रकार से ऑक्सीकरण अवस्थाएं वो दिखाते हैं। ठीक है, तो बात करें ये ग्रुप टेबल जो हमको दिया गया है, देखिए पहले ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, यानी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ग्रुप में 2, और जो 13वां ग्रुप है उसमें 3 होते हैं। हमने कॉन्फ़िगरेशन में भी देखा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। इसी तरीके से 14वें में 4, 15वें में 5, 16वें में 6, 17वें में 7 और 18वें में 8, ये होते हैं क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट सेल में। अब देखिए वैलेंस इसका कितना होगा, तो वैलेंस आप देख रहे हैं कि पहले वाले ग्रुप का 1 है, वैलेंस है, लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था +1 होगी। अभी उसको दिखाते हैं। तो पहले देखिए 1 है, दूसरे वाले का 2, तीसरे वाले का 3, चौथे का 4, लेकिन पांचवें में आप देख रहे हैं कि एक तो 3 दिखा रहा है और दूसरा 5 दिखा रहा है ना, कि एक जो 5वां ग्रुप है हमारा 15वां ग्रुप जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 15वां ग्रुप हमारा कौन सा है, 13 पे बोरान, 14 पे कार्बन और 15वां हमारा नाइट्रोजन का है, ना। तो नाइट्रोजन में वैलेंस कितना है, आप देख रहे हैं वैलेंस है 5, लेकिन जो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, लेकिन जो वैलेंस है वो कितना, 3 और 5, यानी मतलब 2 प्रकार से वो 2 वैलेंस दिखा रहा है ना, 3 और 5। इसी तरीके से जो हमारा 16वां ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन जिसका पहला तत्व है, वो किस तरीके से दिखा रहा है, उसका वैलेंस है 6, लेकिन उसका ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, या कहे तो वैलेंस कितना है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, लेकिन वैलेंस कितना है, संयोजकता कितनी है, देखना है आप 2 और 6, यानी मतलब 2 प्रकार से संयोजकता दिखा रहा है, एक तो 2 दिखा रहा है कम और दूसरा ज्यादा दिखा रहा है 6। इसी तरीके से आप ग्रुप 17 देखें, जो इसमें पहला एलिमेंट उसका है फ्लोरीन, उसमें भी आप देख सकते हैं 1 और 7 2 प्रकार से कहें तो 2 प्रकार से वैलेंस दिखा रहा है, लेकिन वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या 7 है। इसी तरीके से आप 8 को यानी ग्रुप 18 को देखिए, तो उसमें 8 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो वैलेंस है 0 और 8, यानी दो प्रकार से वैलेंस है ना, 0 और 8। ठीक है, तो ये टेबल था किसके लिए, वैलेंस दिखाने के लिए। अब आपको ऑक्सीकरण के पास ले कि ऑक्सीकरण किस तरीके से, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीकरण अवस्था किस प्रकार से होगी सभी की। ठीक है, तो बात करेंगे हम ऑक्सीकरण अवस्था पे। अब ये तो वैलेंस हो गया कि वैलेंस किस प्रकार से सभी तत्वों का होगा। अब ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो बताया है कि ऑक्सीकरण अवस्था एक तो हम प्लस में दर्शाते हैं और एक माइनस में दर्शाते हैं। प्लस में हम कब दर्शाते हैं कि जब हमको पता होता है कि कोई भी एटम कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन त्याग के वो इनर्ट गैसों के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि कोई भी तत्व वो स्टेबल रहना चाहता है, और वो इनर्ट जो कि हमको पता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट है, सबसे ज्यादा अस्थायी तत्व कौन सा है, अक्रिय गैस। तो हर कोई अक्रिय गैस के पास जाना चाहता है। ठीक है, तो यही कि जो प्लस दिखाएगा वो एक कहे तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, तभी तो उस पर प्लस चार्ज लगेगा, और जो माइनस दिखाएगा वो क्या होगा, वो होगा कि इलेक्ट्रॉन को इसने ग्रहण करके तभी ऑक्सीकरण कहे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके तभी नोबेल गैसेस के पास पहुंचा, यानी नोबेल गैस की स्थिति में पहुंचा, तब ये स्टेबल बना। तो ऑक्सीकरण अवस्था यही दो होती है, एक प्लस में दिखाती है और एक माइनस में। प्लस वाला जो दिखाएगा वो कहेगा कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, और माइनस वाला जो दिखाएगा वो कहेगा कि इलेक्ट्रॉन इतने हम ग्रहण कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कहें तो जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो जो चार्ज किसी एटम के द्वारा एक्वायर्ड किया जाता है, यानी द चार्ज एक्वायर्ड बाई एन एटम इस कॉल्ड या इज नोन बोल सकते हैं, नोन एज ऑक्सीकरण स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एटम, या दैट एलिमेंट बोल सकते हैं, आप दैट एटम बोल दीजिए, ऑफ दैट एटम। मतलब किसी परमाणु द्वारा जो चार्ज एक्वायर किया जाएगा, द चार्ज यहां पे होगा, देखिए द चार्ज एक्वायर्ड बाई एन एटम इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एटम। मतलब किसी परमाणु द्वारा जो चार्ज एक्वायर किया जाएगा उसको हम बोलेंगे क्या, वो केमिकल कंपाउंड में यानी रासायनिक यौगिक में किसी एटम के द्वारा जो चार्ज एक्वायर्ड किया जाएगा उसी को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी उस परमाणु का या उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था हम बोलेंगे। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ पाएंगे। ठीक है, देख लीजिए क्या, द चार्ज एक्वायर्ड बाई एन एटम इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एटम। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल अगर हम लें, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। और एक बात की, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये हमारी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, कि
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी बांड में, भाई केमिकल कंपाउंड बनेगा तो उसमें बांड बनेंगे निश्चित है, यानी रासायनिक यौगिक बनेगा तो उसमें कुछ बंध बनेंगे जिसके थ्रू अलग अलग एलिमेंट से या सेम एलिमेंट्स के एटम जुड़े होंगे ना, तो वही जुड़ा होना। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या दर्शाती है, विद्युत ऋणात्मकता की वह जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किस एटम की तरफ झुके हुए हैं, कहे तो किस एटम के ज्यादा नजदीक है, यही होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जिस एटम की तरफ ज्यादा होंगे उस एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी। तो अगर हम एग्जाम्पल इसमें लें तो मान लीजिए हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल हमारा OF2 और दूसरा हम कंपेयर कर सकते हैं इसको Na2O से, ठीक है। ये दो कंपाउंड लेके हम समझ सकते हैं इस ऑक्सीकरण अवस्था की स्थिति को किस प्रकार से ये चेंजेबल होगा। तो बात करें पहले तो इसमें हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखते हैं, किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो देखने से आपको लग रहा होगा फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बताने के लिए जिसकी साइज सबसे ज्यादा छोटी होगी उसी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि उसी के पास क्षमता होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से कैच करे, ठीक है, क्योंकि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाहरी इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे फ्लोरीन के लिए सबसे ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। फिर इसके बाद किसका नंबर होगा, ऑक्सीजन का, क्योंकि सोडियम तुम्हारे पहले पीरियड का है जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम होती है, ठीक है। तो ये हमारा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा। दूसरी बात करें हम, ऑक्सीजन आएगा दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे हमारा आएगा सोडियम, यानी कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का तरीका होगा वो इस तरीके से होगा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन की, तब जाके सोडियम, यानी सोडियम की लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा सोडियम ना। तो हम इसको समझे कि यहाँ पे सभी के जो कहें तो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है कितनी, यानी ऑक्सीकरण अवस्था है कितनी। इसके लिए हमको हमने कहा कि कॉन्फ़िगरेशन संबंधित है, यानी जो ये ऑक्सीकरण अवस्था होती है कहीं ना कहीं क्या कहे तो परमानेंटली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी तत्व की, जो कि संबंधित होती है सीधे सीधे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अभी उसको समझेंगे आप। तो देखिए जब हम ऑक्सीजन का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ऑक्सीजन यानी इसका कितना 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 1s2। 3 नियमों को ध्यान में रखते हुए, कौन 3 नियमों जो बेसिक नियम थे उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, तो 1s2 और क्या होगा 2s2 और होगा 2p, कितना हो गया 2 2 4 और 2p 4, ये होगा इसके लिए। फिर बात करें और कौन सा, फ्लोरीन के लिए आप देख लीजिए इसे, यहीं पे फ्लोरीन 9 होता है, इसके लिए कितना होगा 1s2 2s2 और फिर होगा 2p5, ठीक है, तभी ये हो पाएगा 5 2 7 2 9। फिर एक हमारा बच गया सोडियम, सोडियम का भी यहीं पे देख लीजिए, सोडियम कितना होता है 11, ठीक है, पहले ग्रुप आता था तो 11 के लिए कितना 1s2 2s2 और 2p6, 6 2 8 2 10 और कितना होगा 3s1, ये होगा। और इसमें सब 3p 3d ये सब खाली रहेंगे, ठीक है। तो ये होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑक्सीकरण अवस्था यानी वैलेंस कितना बताया गया, वैलेंस इसमें उपस्थित नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट से लिए है ना। तो आपने अभी टेबल ही देखा कि ऑक्सीजन में होते हैं कितने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो 2 और दूसरी कितनी 4 2 6। जो 2 होती है उसको हम माइनस में लिखते हैं कि वो 2 इलेक्ट्रॉनों को अपने पास खींच सकता है, यानी अपने कक्षाओं में रख सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 का स्पेस होगा। भाई अगर हम पी के लिए बनाए ऑर्बिटल डायग्राम बनाए, पी के लिए कितना होता है 3 और 4 इसमें उपस्थित है पहले से, 1 2 3 और 4, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं 5वां और 6वां, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, इसलिए -2 इसकी एक अलग संयोजकता हो गई। और फिर ये त्याग कितने इलेक्ट्रॉन सकता है 4 और ये 2 6, मतलब +6, ये 2 प्रकार की संयोजकता हुई ऑक्सीजन की। यही है डिफिनेशन ऑक्सीकरण स्टेट की, या कहें तो ऑक्सीकरण स्टेट की, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें हैं उतना, या फिर कितने 8 माइनस में उतना करें जितना उसमें इलेक्ट्रॉन है, तब ये होगी हमारी ऑक्सीकरण अवस्था। तो ये 2 और 6। और इसी तरीके से फ्लोरीन के लिए बात करें तो फ्लोरीन के लिए कितनी कितनी हो सकती है, पी में 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है लेकिन होती कितनी है 6 होनी चाहिए, तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है और दे कितने सकता है +7, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है। अपने लास्ट सेल से 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ सकता है। इसी तरीके से इसके लिए बात करें तो ये कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है सिर्फ 1, यानी कि +1,
ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, इसकी सोडियम की। पहले ग्रुप का तत्व है, आपने भी टेबल में देखा कि जो पहले ग्रुप के तत्व होते हैं वो सिर्फ है तो प्लस एक ऑक्सीजन, वो एक उनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसी इलेक्ट्रॉन को त्याग सकते हैं। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था इतनी होती है। अब देखिए यहाँ पे कि कैसे हम डिफाइन करेंगे किसके पास कितनी ऑक्सीकरण स्टेट है। अब देखेंगे आप, पहले आपको OF2 हम लेते हैं कि हम देखिए अपने कंसिडरेशन में OF2। तो बात करें इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। भाई जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को कैच करेगा पहले, ठीक है। तो फ्लोरीन की होती है, जाहिर सी बात है। तो आप देख रहे हैं कि दो फ्लोरीन एटम जुड़े ना, कैसा है, एक ऑक्सीजन है, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन कह सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से जुड़ रहे हैं। तो कहने मतलब ये जो दो फ्लोरीन एटम्स हैं ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। भाई आप फ्लोरीन का देखेंगे, ये है फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन और ये ऑक्सीजन का। तो ये जो फ्लोरीन एटम है वहां पे वो एक इसके पास जगह है, तो ये ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक ये ले रहा है, और दूसरी बात दूसरा फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीकरण स्टेट इस फ्लोरीन की हुई वो भी माइनस और इसकी भी हुई वो भी -1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो -1। और इसी तरीके से ऑक्सीजन, भाई तीसरा कोई तत्व है नहीं, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, भाई एक यहाँ पे त्यागा और एक यहाँ पे। तो कहने का मतलब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, ठीक है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा। तो कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, लेकिन वैलेंसी कितनी रहेगी, वैलेंसी 4 और 2 6 ही रहेगी, ठीक है, वैलेंसी 6 ही रहेगी। लेकिन जो ऑक्सीकरण स्टेट होगी वो हमारी होगी +2, यानी संयोजकता सेम, लेकिन वैलेंसी +2 हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसी तरीके से दूसरे एलिमेंट को देखें, यानी दूसरा जो कंपाउंड दिया गया है Na2O, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसको एग्जांपल के रूप में ले, देखिए कितना होगा Na2O। तो इसका कह सकते हैं जनरली ये कोई निश्चित नहीं इस तरीके से, इसका बॉन्ड दूसरे तरीके से बनेगा। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए या बताने के लिए ये लगाया गया। अब जैसे ऑक्सीजन के लिए बात करें, इसके एक ऑक्सीजन है और 2 हमारा है सोडियम, सोडियम 2 प्रकार से है, ठीक है। तो ध्यान देंगे तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, हमारे ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा, है ना, सोडियम से इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा। तो ये जब सोडियम से इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा तो क्या होगा, एक सोडियम के पास क्षमता कितनी, 3s इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाली, बस वही एक क्षमता। और इसके पास क्षमता है कि कहाँ गया ऑक्सीजन, इसके पास क्षमता है कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, अभी 1 और 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है ना। तो आप देखिए यानी ये कितने कितने त्यागेंगे, ये -1 +1 त्याग रहा है ना, +1 और ये भी +1, क्योंकि इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। हम यही ध्यान देंगे कि किसी कंपाउंड या किसी यौगिक में किस एटम या किस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ये और इसके पास कितनी क्षमता हो जाएगी, -2, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, अदर दोनों एटम से 2 इलेक्ट्रॉन को इसने अपने पास खींचा है। तो ये होती है ऑक्सीकरण अवस्था। और इनका ट्रेंड तो आपने देख लिया किस प्रकार से ये अलग अलग ग्रुप अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं या अलग अलग वैलेंस दिखाते हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसको फिर से देख लीजिए, ये है पूरा, ठीक है। और फिर एक अलग बात या कहे तो अलग वो लिखा जाता है, कहे तो फार्मूला, ठीक है, सभी के लिए एक अलग फार्मूला लिखा जाता है। तो आप देखेंगे सभी के लिए अलग फार्मूला लिखा जाता है, फार्मूले का टेबल है, वो फार्मूले का टेबल आपको दिखाऊंगी किस प्रकार से सभी के लिए फार्मूला लिखा जाएगा अलग अलग एलिमेंट का। कहे तो ये वैलेंसी हो गई। अब फिर इसी तरीके से वैलेंसी अलग प्रकार से होती है, तो सभी की संयुक्ता को हम उनकी रिएक्टिविटी के आधार पर जैसे बोलते हैं उसको ऑक्सीजन और हमारा हाइड्राइड, इनसे फार्मूले लिखे जाते हैं। तो अभी आपको फार्मूले लिखते हैं तो उसी में आप समझ जाएंगे किस प्रकार से सब तत्व अलग अलग वैलेंसी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ठीक, देखिए ये टेबल आपको दिख रहा है, इसमें लिखा गया है आपको सभी हाइड्राइड, हर एटम का हाइड्राइड दिखाया गया है, यानी तत्वों के हाइड्राइड्स दिखाए हैं और तत्वों के ऑक्साइड्स दिखाए हैं, उनका फार्मूला दिखाया गया है, ठीक है। इस साइड में आपको ग्रुप दिख रहा है, ग्रुप के नीचे है तो लिखा हुआ फार्मूला ऑफ हाइड्राइड और फार्मूला ऑफ ऑक्साइड है, तो हाइड्राइड और ऑक्साइड के आधार पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट बताया जाता है, ठीक है। देखिए ग्रुप 1 से लेकर के 17 तक है, 18 छोड़ दिया गया, ठीक। तो 1 से लेकर के 17 तक है, तो इसमें आप पहले में देख सकते हैं फार्मूला ऑफ हाइड्राइड, सभी के हाइड्राइड लिखे हुए हैं। तो पहले आप देखिए, पहले ग्रुप में लिथियम हाइड्राइड LiH, सोडियम हाइड्राइड NaH और पोटेशियम हाइड्राइड KH, यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो हाइड्राइड हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, -1।
भाई हाइड्रोजन बताया ना कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं, उसको नॉन मेटल में होना चाहिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की गुण रखने के कारण उसको कहें तो एल्कली मेटल्स के साथ रखा जाता है, यानी क्षारीय धातुओं के साथ रखा जाता है। ठीक है, तो वो कहने का मतलब इसकी क्षमता इसमें कितनी है, एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है हाइड्रोजन। भाई छोटा एटम है तो जाहिर सी बात है वो अगर इसमें तुलना करेंगे हम लिथियम और हाइड्राइड में, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, हाइड्रोजन की, क्योंकि साइज छोटी है लिथियम की तुलना में, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा के कारण वो एक इलेक्ट्रॉन लिथियम से ले लेगा, है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था है हाइड्रोजन की -1 और लिथियम की कितनी होगी, +1। इसी तरीके से सभी एलिमेंट्स के देखिए लिखे गए हैं। आप जब ग्रुप 13 में पहुंचेंगे, जैसे कैल्शियम हाइड्राइड लिखा हुआ है CH2, वहां पे हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, -1, लेकिन कैल्शियम की है +2, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है। और फिर इसी तरीके से 13वें ग्रुप में आप देखिए B2H6 Al, और नीचे क्या एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी Al-H3। यहाँ भी एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो है +3, क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। और हाइड्रोजन की हाइड्राइड की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो है -1, क्योंकि 3 हाइड्रोजन तो एक इलेक्ट्रॉन तीनों हाइड्रोजनों ने लिया है। और इसी तरीके से B2H6 ऊपर लिखा गया, तो यहाँ भी 3 बोरान की 3 होगी और हाइड्रोजन की 1 होगी। और आप देखेंगे ग्रुप 14 में कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +4, है ना। उसके जितने परिवार के तत्व सभी की ऑक्सीकरण अवस्था है +4, और हाइड्राइड की -1 वहां भी। और फिर देखिए यहाँ पे ग्रुप 15 में भी हाइड्रोजन की कहें तो -1 और इसकी सोडियम की यहाँ पे सोडियम ना ये नाइट्रोजन की +3 है। ठीक है, लेकिन आप जब H2O यहाँ पहुंचेंगे, यानी अब जब हाइड्राइड बनेगा, अब तो निगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो गया। यहाँ तक कार्बन तक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की ज्यादा थी, लेकिन यहाँ की तुलना में जब हम इसके पास पहुंचे नाइट्रोजन के पास, तब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो नाइट्रोजन की ज्यादा हो गई। यानी अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा यानी विद्युत ऋणात्मकता जिसकी अधिक होगी वो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो कहने मतलब अब वैलेंसी चेंज हो गई, हाइड्रोजन की +1 हो गई और नाइट्रोजन की हो गई -3, क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन लिया है। इसी तरीके से H2O में आप देखेंगे, यानी जल है वो, ठीक है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी है +1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा, और ऑक्सीजन की हो जाएगी -2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने दोनों से लिए हैं। इसी तरीके से आप HF में देख सकते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड में, कि हाइड्रोजन जो एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और फ्लोरीन उसका इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इस प्रकार से इनकी वैलेंसी चेंज है। ठीक है, ये तो हाइड्राइड थे। ऑक्साइड्स में भी आप देख लीजिए किस प्रकार से चेंजिंग होगी। अब देख रहे हैं आपके हाइड्रोजन शुरू में -1 वैलेंसी दिखा रहा था, लेकिन लास्ट में जाते जाते उसने +1 वैलेंसी दिखाना शुरू कर दिया, यानी +1 संयोजकता उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 हो गई। यानी अब वो इलेक्ट्रॉन, पहले तो वो इलेक्ट्रॉन ले रहा था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन त्यागने लगा। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे। ठीक है, फिर देखिए आप फार्मूला ऑफ ऑक्साइड, यानी नीचे आप देखेंगे ऑक्साइड फार्मूले में लिथियम ऑक्साइड है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कहें तो -2, इसने एक लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन लिया है, जिससे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, और सभी की है यानी लिथियम की है +1। इसी तरीके से आप देखते जाएंगे आगे। तो जब N2O3 और N2O5, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन था वो 2 प्रकार की वैलेंसी दिखा रहा था, एक तो 2 और एक 5। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि N2O3 और N2O5 हो रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन अलग अलग वैलेंसी दिखा रहा है और नाइट्रोजन भी कहें तो अलग अलग वैलेंसी दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी है देखिए, नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी, जब आप इसको निकालेंगे तो नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे होगी कहें तो +3 होगी, है ना। नाइट्रोजन की वैलेंसी देखिए N2O3 है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी जब हम निकालेंगे तो हमारा निकलेगा, यानी ऑक्सीकरण स्टेट हमारा निकलेगा 3 × 6 3 निकलेगा। ठीक है, यानी +3 निकलेगा। यहाँ से नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, दोनों नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, किसको? ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन ने सभी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। ऑक्सीजन 3 एटम है, इसलिए 2 ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ भी -2 ही रहेगी। ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, क्योंकि हमको पता है कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहे तो बढ़ती है। क्यों? साइज छोटी होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। ठीक है, ये था। और इसी तरीके से आप सभी में देखेंगे, यानी और भी देखिए तो SO3 जब अपने ग्रुप में वो बना रहा है तब भी देखिए SO3 ऑक्सीजन की वैलेंसी अभी भी यहाँ पे 2 ही है, कहें तो -2 है, और सल्फर की
वैलेंसी यहाँ पे 6 हो जाएगी, ठीक है। और Cl2 और 7 बना हुआ है 17वें ग्रुप में, तो वहां भी अलग अलग वैलेंसी है, ठीक। यानी 7 दूनी 14। एक क्लोरीन की यहाँ पे वैलेंसी हो रही है 7, ठीक है। क्लोरीन की वैलेंसी यहाँ पे 7 हो रही है, और इसकी वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी हो रही है वही फिर से 2, कहें तो -2, और क्लोरीन की वैलेंसी +7 हो रही है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन में त्यागे, 2 क्लोरीन एटम है तो 7 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, तब वो ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होगी, क्योंकि 7 ऑक्सीजन एटम है तो एक एक की -2, तो 7 की हो गई -14, तब जाके दोनों क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन निकला है 14 वो उन ऑक्सीजन के साथ जुड़ पाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये थी पूरी ऑक्सीकरण स्टेट और वैलेंसी पे आधारित, यानी वैलेंसी और ऑक्सीकरण स्टेट सभी तत्वों की इस प्रकार से होगी, ठीक है। और जो बताया ना कि जो हमारे डी ब्लॉक तत्व और हमारे एफ ब्लॉक तत्व होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं, उनकी वैलेंसी और भी चेंजेबल होती है, नहीं तो और भी चेंजिंग होती है उनमें, तो हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब बात करेंगे हमारी दूसरी जो प्रॉपर्टी होगी, ठीक। तो ये तो एक प्रॉपर्टी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, और हमारा हो गया वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी या वैलेंस कहें तो संयोजकता या फिर ऑक्सीकरण अवस्था। अब हम दूसरे पे बात करेंगे। दूसरी जो प्रॉपर्टी होगी हमारी एनामॉलस बिहेवियर, यानी असामान्य बिहेवियर, सेकंड पीरियड है जो दूसरे आवर्त हैं उसका जो अलग व्यवहार होता है अपने ग्रुप में, वो हम पढ़ेंगे। तो देखेंगे कि हमको बात करना है, जो हमारी दूसरी बात होगी केमिकल, कहें तो केमिकल प्रॉपर्टी के लिए, यानी रसायन गुणधर्म के तत्वों के। हमने बताया पहला हमने ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको कहते हैं ऑक्सीकरण अवस्था, उसके बारे में पढ़ा, लेकिन ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी होगी, यानी दूसरा तरीका होगा जो रासायनिक परिवर्तन दिखाएगा, है। तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये दूसरी टॉपिक, जिसका नाम होगा क्या, द्वितीय आवर्त के तत्वों के गुणधर्मों में असंगतता, यानी एनामॉलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। ये कह रहा है कि जो द्वितीय आवर्त के तत्व पाए जाते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनकी जो रासायनिक प्रॉपर्टीज हैं, रासायनिक गुणधर्म है, वो डिफरेंट होते हैं। किससे, जो उसके यानी उस फैमिली के, और जो कहे तो उस फैमिली या उस ग्रुप के और जो शेष एलिमेंट बचते हैं उनसे इनके गुणधर्म अलग होते हैं, या उनसे इनका व्यवहार कुछ डिफरेंट होता है। जैसे बात करें कौन सा, सेकेंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट हम ले लें, मान लीजिए हम सेकेंड ग्रुप कोई ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए हम पहला ग्रुप ले लें, तो हमारा पहला ग्रुप क्या क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसी तरीके से है ना। तो ये जो है सब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये लिथियम को छोड़ करके बाकी ये सब जो हैं ये दूसरे प्रकार का, कहे तो दूसरे तरीके का प्रॉपर्टी दिखाते हैं, यानी दूसरे प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टी दिखाते हैं। लेकिन ये जो लिथियम हमारा है ये इनसे डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाता है। बात यही है यहाँ पे कि जो असंगतता है दूसरे आवर्त के तत्वों की, उसी के बारे में बात करें तो ये हमारा लिथियम दूसरे आवर्त का तत्व है। और लिथियम की तरह लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब हमारे दूसरे आवर्त के तत्व हैं। तो ये सब जो है वो अपने ग्रुप के और भी तत्व जो उनके ग्रुप में पाए जाते हैं उनसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। तो वही डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में हमको जानना है कि ये क्या क्या प्रॉपर्टी, या कहें तो किस प्रकार से अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये किस प्रकार से अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो पहली बात तो हमें पता है कि जब हम सेकेंड आवर्त में होंगे, यानी दूसरे आवर्त में होंगे, तब हमारे पास सिर्फ 2 सेल होंगे, ठीक है, 2 सेल। लेकिन जब हम तीसरे में जाएंगे तब हमारे पास 3 सेल होंगे, और 2 सेल की केस में हमारे पास कक्षा कितनी होगी भाई, 2 सेल है तो 2 कक्षक, तो उसमें ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं भाई, 2। एक तो हम कहें तो दूसरे में, पहले में मान लीजिए हमारे 2 होते हैं, यानी पहले में एक कक्षक होता है 1s सिर्फ, ठीक है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन दूसरे के केस में जब हम देखेंगे तो हमारे पास 2s और 2p होता है। कहने का मतलब 2s में 1 ऑर्बिटल और 2p में 3 ऑर्बिटल, तो कह सकते हैं कि टोटल हमारे पास हो जाएंगे 3 और 1 4 ऑर्बिटल, ठीक। लेकिन जब हम आवर्त 3 में जाएंगे, यानी पीरियड 3 में जाएंगे, तब हमारे पास इसकी संख्या, यानी सेल की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, जिसकी वजह से हमारे पास ऑर्बिटल होंगे कितने, 2 और 2, यानी क्या 3s और 3p, ठीक है। उसके बाद 3d भी हमारा होगा, तो कहने मतलब d में 5, p में 3 और s में 1, यानी 5 3 8 1 9, यानी कि टोटल 9 कक्षक हो जाएंगे। लेकिन 9 कक्षक यानी कितने इलेक्ट्रॉन, 18, और वो हमारे कितने होंगे, दूसरे में हमारे सिर्फ 4 कक्षक, जिससे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 8, ठीक है। इन्हीं सब पे आधारित है कि
इसी के कारण कहे तो इसी के कारण ये जो द्वितीय आवर्त के तत्व हैं यानी सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जब दूसरे आवर्त में है तो उनकी साइज छोटी होगी, क्योंकि हमको पता है कि जब हम एटम्स की यानी एलिमेंट्स के एटम्स की या आयन की जब हम साइज पढ़ते हैं, एटॉमिक रेडियस कहें या आयनिक रेडियस कहें, जब हम पढ़ते हैं तब हमको पता है कि जब हम पीरियड में चलते जाते हैं, दो प्रकार से हम चलते हैं आवर्त सारणी में, एक तो पीरियड में एक ग्रुप में। जब हम पीरियड में चलते हैं तब जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तब हमारी साइज क्रमशः छोटी होती है, पता है सबको। और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं यानी अप टू डाउन आते हैं ग्रुप में तब साइज धीरे धीरे बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ रहा है तो साइज बड़ी हो रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऊपर वाले तत्व छोटे भाई जो क्रिया यहाँ पे होगी सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी होगी कि यहाँ पे भी जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तब साइज बढ़ेगी। तो हम इससे कह सकते हैं कि ऊपर वाले जो तत्व हैं यानी पहले तत्व जो हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सभी ग्रुप के पहले तत्व साइज में और भी तत्वों से छोटे होंगे। भाई जब प्रिंसिपल क्वांटम संख्या का मान 2 यानी दूसरा आवर्त तब साइज में सिर्फ 2 सेल, लेकिन जब 3 पे जाएंगे तब 3 सेल हो जाएगा यानी कि और नीचे जाएंगे 4, 5, 6 सेल। तो कहने का मतलब ये सब साइज बढ़ती जाएगी ना, और जो पहले वाले हैं यानी पीरियड नंबर 2 के वो छोटे होंगे। ठीक है, तो यही कारण होता है कि इसी की वजह से ये असंगत व्यवहार दिखाते हैं। ठीक, अब छोटे कारण होने की मतलब क्या, छोटे होने से कौन सी प्रॉपर्टी इनकी अलग होगी? तो बात करें तो जो हमारा लिथियम और बेरिलियम होता है, ठीक है, इनकी साइज छोटी होने के कारण ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब थोड़ा बहुत जानकारी आपको होगी क्योंकि चौथा चैप्टर हम बॉन्ड के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको बता दूं कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं क्यों? क्योंकि इनकी साइज छोटी होती है। साइज छोटी होने की वजह से ही ये कहीं तो सहसंयोजक बंध बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड को ही बोलते हैं हम सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध बनाते हैं कौन कौन से? हमारे एक लिथियम और बेरिलियम, ठीक है, ये पहले ग्रुप का, ये दूसरे ग्रुप का, ये बनाते हैं हमारे कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बंध। जबकि और भी जो तत्व इनके ग्रुप में पाए जाते हैं वो बनाते हैं सब आयनिक बॉन्ड। कौन से बनाते हैं? वो सब आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। आयनिक बॉन्ड जिसको हम कहते हैं आयनिक बंध, वो सब आयनिक बंध बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी साइज छोटी होती है, जिसकी वजह से आप जब हम चौथा चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें बहुत से आसानी से उसमें कहीं तो वो सब बंध के बारे में वहां पे आप अच्छे से समझ जाएंगे कौन सा कोऑर्डिनेट बंध होगा, कौन सा आयनिक बंध होगा। ठीक है, तो बात भी इतना ही जानिए कि ये साइज में छोटे होने के कारण कोऑर्डिनेट कहें तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जबकि और भी जो तत्व तो पाए जाते हैं इनके ग्रुप में वो सब आयनिक बंध बनाते हैं। ठीक है, आयनिक मतलब आयन बंध, नाम से ही पता चल रहा है आयनिक बंध। ठीक, तो यही बात है कि ये एक प्रकार से साइज में छोटी होने के कारण ये प्रॉपर्टी होती है डिफरेंस। ठीक है, कि ये किस प्रकार से डिफरेंट हुए सभी से, कि ये सब जो पाए जाते हैं पहले ग्रुप के यानी पहले तत्व जो पाए जाते हैं हर ग्रुप का वो सब आयन कहें तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन उसके जो और शेष तत्व हैं वो बनाते हैं आयनिक बंध। ठीक है, पहली बात तो ये। फिर ये जो प्रॉपर्टी इनकी होती है डिफरेंस ये होता है यानी इन तत्वों में जो ये अपने ग्रुप से अलग प्रॉपर्टी ये दिखाते हैं वो होता क्यों? जिसकी 3 बातों पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, 3 बातें बताऊं तो देखिए कि ये 3 बातें होती कौन कौन सी हैं। तो देखेंगे पहली बात तो ये एटॉमिक साइज पे, कहे तो आयनिक साइज पे। भाई न्यूट्रल एटम तो बॉन्ड बनाएगा नहीं, है ना, न्यूट्रल एटम बॉन्ड नहीं बनाएगा। जब हम उसको कुछ क्रिया यानी कुछ प्रोसेस के द्वारा उसको उत्तेजित अवस्था में करेंगे यानी एक्साइटेड स्टेट में करेंगे तभी वो बॉन्ड बनाएगा। तो उस स्टेट में 3 बातों पे निर्भर करता है इनका बॉन्ड, यानी ये प्रॉपर्टी इनका व्यवहार अलग दिखाना 3 बातों पे निर्भर करता है। एक तो हमारी होती है कहे तो आयनिक रेडियस या आयनिक त्रिज्या, आयनिक साइज बोल सकते हैं। तो देखिए आप 3 बातें हैं। एक हमारा यहाँ पे देखिए, एक हमारा है आयनिक रेडियस। ठीक है, आयनिक रेडियस पे डिपेंड करते हैं ये। ठीक है, और फिर दूसरी बात होती है कि ये डिपेंड करते हैं रेडियस रेशियो रूल पे, चार्ज रेडियस रेशियो, चार्ज रेडियस रेशियो रूल यानी चार्ज रेडियस रेशियो पे डिपेंड करते हैं। इनका जो चार्ज रेडियस रेशियो होता है वो बहुत हाई होता है। अब चार्ज रेडियस रेशियो का मतलब क्या? आवेश और त्रिज्या का अनुपात जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, इसकी वजह से असंगत व्यवहार दिखाते हैं। और तीसरी बात होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अब ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस तरीके से डिफाइन करते हैं यानी किस तरीके से डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे यानी विद्युत ऋणात्मकता पे। तो सबको पता है कि विद्युत ऋणात्मकता जब हम
ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तब घटती है ना। तो कहने का मतलब इनकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है, जो कि पाया जाता है कौन सा, फ्लोरीन भी हमारा पाया जाता है 17वें ग्रुप में। वो कौन सी प्रॉपर्टी दिखाता है, मोर इलेक्ट्रॉनिक, यानी सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है हमारा। तो यही कि ये तीन बातों पे ही डिपेंड करता है इन सेकंड पीरियड के यानी दूसरे आवर्त के तत्वों की जो असंगतता होती है इनके व्यवहार में, वो इन्हीं तीन बातों पे निर्भर करती है। ठीक है, इसको अगर समझे तो आप आयनिक रेडियस से समझ सकते हैं। और एक बात कि एक असंगतता होती है, लेकिन ये सिमिलर किसके होती है, आपने नाम सुना होगा डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, यानी विकर्ण संबंध का। तो ये विकर्ण संबंध किस प्रकार से दिखाते हैं उसको देखिए। ये देखिए विकर्ण संबंध के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये बता तो दिया कि व्यवहार लिथियम और बेरिलियम जो हमारे होते हैं वो डिफरेंट व्यवहार दिखाते हैं किससे, शेष तत्व जो इसमें पाए जाते हैं। तो ये एक प्रकार से डायगोनल प्रॉपर्टी दिखाते हैं। क्या, डायगोनल रिलेशनशिप। अभी डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते किस प्रकार से है और किससे है, देखिए। तो द बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम इज मोर सिमिलर विद द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, दैट इज मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम यानी Al रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब जो हमारे लिथियम बेरिलियम पाए जाते हैं ये मोर सिमिलर यानी ज्यादातर ज्यादा समानता दिखाते हैं किसमें, विद द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, यानी उसके आगे आने वाले ग्रुप के सेकेंड एलिमेंट के साथ ये विकर्ण संबंध दर्शाते। क्या एक प्रकार से सिमिलरिटी दिखाते हैं किसके साथ, लिथियम हमारा दिखाएगा मैग्नीशियम के साथ और एल्यूमिनियम के साथ दिखाएगा बेरिलियम, यानी बेरिलियम दिखाएगा एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, और इसी सिमिलरिटी को, ये जो सिमिलरिटी दिखाते हैं इसी सिमिलरिटी को ही नाम दे दिया जाता है डायगोनल रिलेशनशिप, यानी कि इसी को बोलते हैं हम विकर्ण संबंध। ठीक है, इन द पीरियाडिक प्रॉपर्टी, यानी आवर्ती गुणधर्मों में कह सकते हैं कि आवर्ती गुणधर्म जो होते हैं वो डायगोनल रिलेशनशिप इसी प्रकार से होते हैं। आपने अगर कक्षा 9 में क्लास में पढ़ा हो तो वहां पे बहुत अच्छे से बताया गया है कि ये डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ भी आपके सिलेबस में भी है, यहाँ पे कहीं पे पढ़ाया जाएगा आपको कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, तो अभी इतना ही जानिए कि ये डायगोनल रिलेशनशिप दर्शाते हैं कौन कौन से, लिथियम दर्शाता है मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम दर्शाता है एल्यूमिनियम के साथ। क्यों, क्योंकि लिथियम पहले ग्रुप का और मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप का, इसी तरीके से बेरिलियम दूसरे ग्रुप का और एल्यूमिनियम तीसरे ग्रुप का। और ये दर्शाते ऐसा क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखाया गया है। ठीक है, आप इस चार्ट में देखिए तो ये साइज लिखी गई मेटलिक रेडियस यानी धात्विक त्रिज्या कितनी होती है, और ये है हमारा आयनिक रेडियस यानी आयनिक त्रिज्या कितनी होती है। ये तो एम तो सिर्फ सिंबल दिखाया गया है एटम के लिए, और ये आयन के लिए दिखाया गया M+। ठीक, क्योंकि ये सब एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल है। ठीक है, और देखिए क्या, ये जो पीएम है ये पिकोमीटर रेडियस इसी में नापी जाती है। फिर प्रॉपर्टी और एलिमेंट आप देखेंगे लिथियम बेरिलियम बोरान सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। ठीक, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप और ये तीसरा ग्रुप, इसी तरीके से यहाँ भी पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। तो ये सिमिलरिटी क्यों होती है, बताया ना कि ये आयनिक रेडियस और चार्ज रेडियस रेशियो और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन्हीं तीन बातों के कारण ये होती है। तो ये सिमिलरिटी भी इसी कारण होती है। देखिए लिथियम का अगर 152 है क्या मेटलिक रेडियस यानी आयन धात्विक त्रिज्या अगर 152 है तो आप एक विकर्ण संबंध जब इससे दर्शाएंगे, देखिए इससे दिखा रहा है ना, तो ये कितना हो रहा है, देखिए 160 हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये 160 हो रहा है किसके साथ, देखिए 152 से 160 है ना, विकर्ण संबंध की लगभग नजदीक है ना, नजदीक है। इसी कारण से ये इस संबंध को यानी विकर्ण संबंध को दर्शाता है, और साइज भी छोटी है। ठीक है, इसी तरीके से बेरिलियम को देखिए, बेरिलियम 111 143 यानी लगभग बराबर कह सकते हैं कि लगभग आसपास है। तो यही सिमिलरिटी ही यही कहे तो यही इसी सिमिलरिटी के कारण ही ये इसको हम बोलते हैं क्या डायगोनल रिलेशनशिप, कि हाँ कुछ डायगोनल एलिमेंट जो है वो पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप और तीसरे यानी पहले आवर्त और दूसरे आवर्त और तीसरे आवर्त में जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो अपनी प्रॉपर्टी यानी अपने रासायनिक व्यवहार में कुछ समानता दर्शाते हैं। उन्हीं समानता को नाम दे दिया जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, और इसी तरीके से आप आयनिक रेडियस में देख सकते हैं लिथियम की आयनिक त्रिज्या कितनी है 76 pm, और इसी तरीके से इसका देखिए मैग्नीशियम का देखिए कितना है 72, यानी कितना डिफरेंस है, सिर्फ 4 पिकोमीटर का, उतना कुछ मायने नहीं रखता। ठीक है, तो लगभग कह सकते हैं नजदीक में है, इनकी साइज लगभग आसपास है, थोड़ी बहुत कम जाना। तो इससे ये प्रॉपर्टी सेम दिखाते हैं, यानी मतलब सिमिलरिटी अपनी प्रॉपर्टीज में दिखाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारा द्वितीय आवर्त के गुणधर्मों में असंगतता, इसी के कारण द्वितीय आवर्त के तत्व अलग अलग प्रकार की असंगतता दिखाते हैं अपने शेष तत्व यानी जो उस फैमिली के और शेष तत्व हैं उनके समकक्ष ये अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाते हैं इसी कारण से। ठीक है, और आपको बताऊं एग्जाम्पल लेके किस प्रकार से ये
कंपाउंड किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे आपकी मेन यही बात आपको ध्यान देने की, साइज के कारण ही जो इनकी साइज होती है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसी के कारण ही ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। ठीक है, अपने और तत्वों से डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो बात करें, देखिए जैसे जब हमने बात की कि जब दूसरे आवर्त के लिए बात हम करते हैं, यानी क्या सेकेंड पीरियड के लिए, सेकेंड पीरियड के किसी भी एलिमेंट का जब हम कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब हमारे पास आएगा कितना 2s2 और 2p, यानी 2s और 2p करेंगे, मतलब एक ऑर्बिटल यहाँ और एक 3 यहाँ, 1 + 3 यानी टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए 4 ऑर्बिटल। ठीक है, और देखिए यानी 4 ऑर्बिटल होने का मतलब कि इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 4 बोल सकते हैं। ठीक है, ये 4 ऑर्बिटल है इसमें, और देखिए यानी मैक्सिमम वैलेंसी इसकी 4 हो सकती है, 4 से ज्यादा इसकी वैलेंसी नहीं होगी। ठीक है, यानी 4 ऑर्बिटल उपस्थित होंगे इसमें। फिर देखिए आप कि जब हम थर्ड पीरियड की बात करते हैं, थर्ड पीरियड तब क्या होता है 3s और 3p और हमारे पास होता है 3d। करने का मतलब कितने 1 3 और 5 करने का मतलब टोटल हो जाएंगे 9, है ना, 5 3 8 1 9, यानी टोटल यहाँ पे 4 ऑर्बिटल थे, तो यहाँ पे 9 ऑर्बिटल। तो कहने का मतलब 4 ऑर्बिटल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन, साइज छोटी, और यहाँ पे 9 ऑर्बिटल, कह सकते हैं कि साइज बड़ी। ठीक है, तो ये डिफरेंस साइज में ये डिफरेंस है, तो इसी कारण, और जितने नीचे हम जाएंगे 4th पीरियड 5th पीरियड 6th पीरियड, उसी तरीके से इनकी साइज और बढ़ती जाएगी, लेकिन इनकी साइज सबसे छोटी होगी, है ना। तो ये बात हुई इनके लिए। तो देखिए ये इसी कारण ये जो प्रॉपर्टी दिखाते हैं, ये बॉन्ड जब बनाते हैं तो अलग अलग तरीके से बॉन्ड बनाते हैं। जैसे हम सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की बात करें तो जो हमारा बेरिलियम ये होता है बोरान, बोरान ये बनाता है हमारा ये कंपाउंड BF4, और ये कंपाउंड बनाता है हमारा बोरान। ठीक है, ये बोरान ये कंपाउंड हमारा बनाता है। ठीक, और देखिए ये जो हमने बताया है आयनिक रेडियस, ये स्मॉल साइज बोल सकते हैं कि स्मॉल आयनिक रेडियस या स्मॉल साइज बोल सकते हैं। ठीक है, कि छोटी साइज होने की वजह से, ठीक, स्मॉल आयनिक रेडियस या स्मॉल साइज चाहे जो बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसी के कारण ये होता है। देखिए क्या ये बनाता है सिर्फ BF4 से ज्यादा ये नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी सिर्फ 4 होगी, 4 से अधिक वैलेंसी नहीं होगी। ठीक है, और अगर बात करें इसके अदर दूसरे एलिमेंट जो इसी ग्रुप का हो, दूसरा एलिमेंट वो कौन सा बनाएगा, मान लीजिए बोरान के नीचे कौन सा आता है, बोरान के नीचे हमारा आता है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो कंपाउंड बनाता है वो AlF4 नहीं बनाएगा, वो बनाता है हमारा AlF6। क्या एल्यूमिनियम बनाता है AlF6, ये एलिमेंट बनाता है हमारा कौन सा एल्यूमिनियम, जिसपे चार्ज हमारा होता है देखिए 3-, यहाँ पे 1- था, यहाँ पे 3- होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी इसके जितने एलिमेंट से कितने से जुड़ा है, इसकी वैलेंसी कितनी है 6, और इसकी वैलेंसी सिर्फ 4 है। तो ये 4 से जुड़ा हुआ है, और ये एल्यूमिनियम जो है वो 6 एटम से जुड़ा हुआ है। तो ये डिफरेंस है ना, कि सिर्फ 4 के साथ जुड़ सकता है, लेकिन ये 6 के साथ, इसके नीचे भी जो होंगे वो 6 के साथ जुड़ेंगे। तो ये असंगतता, इसी को बोलते हैं बाई प्रॉपर्टी। कहें तो एक इस तरीके से हमारे पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया गया था कि सेम प्रॉपर्टी वाले सेम में रहें, ठीक, लेकिन ये असंगतता इनके प्रॉपर्टीज में होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी इनकी प्रॉपर्टीज को लेकर। ठीक है, और बताऊं तो ये स्वयं के साथ जब बनाते हैं बॉन्ड, स्वयं के साथ मतलब जब इटसेल्फ यानी स्वयं के साथ अपना बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कौन कौन से, मान लीजिए कार्बन हुआ, दूसरे में हमारे पाए कौन से जाते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, और कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन, यही पाए जाते हैं। देखिए जब ये खुद के साथ बॉन्ड बनाते हैं तब ये या तो बनाते हैं हमारे C++, और बनाते हैं अपने साथ 3 बॉन्ड बना सकते हैं। इसी तरीके से ये भी बना सकता है अपने साथ 1 बॉन्ड, यानी 2 बॉन्ड के साथ, और अपने ही साथ ये 3 बॉन्ड भी बनाता है। ठीक है, इसको हटा दीजिए। तो ये स्वयं के साथ जब बॉन्ड बनाते हैं तब इस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन जब बात आती है कि ये अदर के साथ बॉन्ड बनाए तब ये देखिए कौन सा बॉन्ड बनाते हैं। जैसे C हुआ यानी कार्बन, कार्बन का हम ले सकते हैं अपना, फिर से कार्बन लिए, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ बनाता है O यानी ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। इसी तरीके से कार्बन जब नाइट्रोजन के साथ बनाता है तब भी देखिए बनाता है डबल बॉन्ड बना सकता है, और फिर बनाता है ये 3 बॉन्ड भी।
ये असंगतता है इनके साथ की जब स्वयं के साथ बनाते हैं, लेकिन जो नीचे वाले तत्व पाए जाते हैं इन ग्रुप में वो ऐसे बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं। और ये भी हमारे पास है, तो ये नाइट्रोजन भी बनाता है ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड। तो कहने का मतलब ये कहें तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं, ये इस प्रकार की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, लेकिन जो इनके अदर एलिमेंट हैं, अदर ग्रुप के मेंबर हैं, वो ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं दिखाते हैं। तो यही सब प्रॉपर्टी है, दो गुणधर्मों में असंगतता होती है सेकेंड पीरियड के, वो यही होती है। ठीक है, तो ये पूरा था सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के लिए कि किस प्रकार से असंगतता दिखाते हैं। ये 3 बात याद रखिएगा, इन्हीं 3 बातों के कारण ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। तो अब बात करें, एक क्वेश्चन है कि उसकी वैलेंसी बतानी है और बतानी है ऑक्सीडेशन नंबर, यानी उसकी संयोजकता कितनी है। संयोजकता को अगर शाब्दिक अर्थ से समझे तो वह कितने लोगों से संयोग कर रहा है, यानी कितने एटम्स से संयोग कर रहा है, उसी को हम बोल सकते हैं कि संयोजकता है। लेकिन जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो उस पर चार्ज होता है, कितना चार्ज उस एटम पे है। ठीक है, जिसके लिए ऑक्सीकरण संख्या पूछी जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है, देखिए यह एग्जाम्पल एल्यूमिनियम और लिखा हुआ है Cl H2O5। देखिए ये लिखा हुआ है Cl H2O5 और ये है 2+। देखिए यही है। तो इसी में पूछा है कि बताइए एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, पूछ रहा है। एल्यूमिनियम के इस यौगिक में एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था और सहसंयोजकता यानी कोवैलेंसी। ठीक है, एल्यूमिनियम की सहसंयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है। तो देखिए एल्यूमिनियम की सहसंयोजकता यानी कोवैलेंसी क्या होगी, मैंने बताया संयोजकता को आप उसी तरीके से समझ सकते हैं, संयोजकता बोले या सहसंयोजकता, उसी तरीके से कितने एटम्स से ये जुड़ा है, इसी को हम बोलेंगे। देखिए कितने एटम्स से जुड़ा हुआ है, एक तो ये और ये 5 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कहें तो वाटर के 5 मॉलिक्यूल होंगे। तो कहने का मतलब इसकी जो सहसंयोजकता होगी वो कितनी होगी, कितनों से जुड़ा हुआ है, टोटल 6 से, तो इसकी सहसंयोजकता कितनी 6 होगी ना। लेकिन जब इसकी हम कहें तो इसका वो निकालेंगे, बोलते हैं उसको ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अवस्था। तो उसको निकालने की विधि आपको ना पता हो तो आप कक्षा 9th वाली बुक उठा के देख सकते हैं, उसमें बताया गया है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी निकालने के लिए हम करते हैं कि ये हमारा न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं, चार्जेज को ही हम जोड़ते हैं। जबकि इस पे हमारा चार्ज होता है क्लोरीन पे, वो होता है हमारा -1। तो इसके निकालने का जो तरीका है वो इस तरीके से होता है, जिसका निकालना हो उसको हम x मानते हैं, फिर जिसका हमको पता हो उसको हम लिखते हैं। जैसे हमको क्लोरीन का पता है तो क्लोरीन का हम लिखेंगे -1, इसका न्यूट्रल होता है तो इसको हम 0 लिख सकते हैं, +5 और 0 क्योंकि 5 मॉलिक्यूल हैं। फिर इनका ये बीजगणितीय योग होता है इसके बराबर, इसके बराबर मतलब जो यहाँ पे चार्ज लिखा जाएगा उसके बराबर होता है ये। ठीक है, ये हो गया। तो कहने का मतलब इसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसका एक तरीके से और लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ H2O5, और एक तरीका ये होगा इस पे ऊपर हम भी लिख सकते हैं 2+। ठीक है, दोनों तरीके से हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं। तो ये होगा। तो यहां से आप जब x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, x इसको उस टाइप करेंगे तो +2 +1 यानी x की वैल्यू आ गई +3। कहने का मतलब जो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आएगी, ऑक्सीकरण अवस्था आएगी कितनी +3। ठीक है, कहने का मतलब ये हुई एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था, एल्यूमिनियम की सहसंयोजकता और एल्यूमिनियम की ही ऑक्सीकरण अवस्था किसमें, इस कंपाउंड में। ये जो कंपाउंड या एल्यूमिनियम का कंपाउंड जो दिया गया है उसमें एल्यूमिनियम की सहसंयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था ये होगी। इसी तरीके से हम ऑक्सीकरण अवस्था को निकालेंगे। ठीक है, ये अब हमारी लास्ट टॉपिक जो होगी इस चैप्टर के लिए, हमारी लास्ट टॉपिक है वो है इनकी रिएक्टिविटी किस प्रकार से चेंज होती है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ, कहे तो रासायनिक प्रॉपर्टी के साथ साथ इनकी रिएक्टिविटी यानी इनकी मतलब तत्वों की, जो तत्व हमारे पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं उनकी किस प्रकार से अभिक्रियाशीलता होती है, और तथा उस अभिक्रियाशीलता में आवर्तिता किस प्रकार से होती है, इसी पे हमको अब बात करनी है। तो अब हम बताएं तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, तो जिसका नाम है क्या, पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी, यानी रासायनिक अभिक्रियाशीलता एंड रासायनिक अभिक्रियाशीलता तथा आवर्तिता। कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रियाशीलता किस प्रकार से है तत्वों की, और उनमें आवर्तिता या पीरियोडिसिटी किस प्रकार से है। ठीक है,
तो जैसे कि हमने बहुत सी भौतिक प्रॉपर्टीज पढ़ी है और बहुत सी रासायनिक प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमने कुछ जाना। ठीक, तो अब हम जैसे भौतिक प्रॉपर्टी की बात करें तो हमने आयनिक कहे तो पहले परमाणु त्रिज्या पढ़ी, आयनिक त्रिज्या पढ़ा, फिर हमने आयनन एंथैल्पी पढ़ी, फिर इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी पढ़ी, फिर उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो फिर हम रासायनिक जब प्रॉपर्टी पढ़े थे तो उसमें हमने ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में जाना और कुछ असंगत व्यवहार दिखा रहे थे जो सेकंड पीरियड था, तो उनके बारे में जाना। तो अब हम कोशिश करेंगे कि जो हमने जितनी भौतिक प्रॉपर्टी या भौतिक गुणधर्मों के बारे में जाना है वो किस प्रकार से तत्वों के रासायनिक गुणों के साथ संबंधित हैं, यानी मतलब किस प्रकार से वो तत्वों के रासायनिक गुण पे प्रभाव डालते हैं या इफेक्ट डालते हैं, उसी के बारे में जानेंगे हम। ठीक, तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जब हम किसी आवर्त में चलते हैं, यानी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ हमारी जो यानी तत्वों की जो एटॉमिक साइज है वो क्रमशः धीरे धीरे छोटी होती जाती है। ठीक है, और उसी तरीके जब हम नीचे आते हैं ग्रुप में तब साइज बड़ी होती जाती है एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ। उसी तरीके से आयनिक त्रिज्या भी वही होती है, यानी आयनिक रेडियस या आयनिक साइज भी वही कि हमने जब हम इधर से चलना शुरू करते हैं तब हमारी साइज धीरे धीरे छोटी होती है और नीचे आते जाते हैं, ठीक है, तब हमारी साइज बड़ी होती है, कह सकते हैं। ये तो साइज हो गई आयनिक और एटॉमिक। फिर हमने पढ़ा था आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी में हमने देखा कि ये आयनन एंथैल्पी जो हमारी होती है वो जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तब आयनन एंथैल्पी का मान धीरे धीरे बढ़ता है ना। लेकिन जब हम नीचे आते हैं ग्रुप में तब आयनन एंथैल्पी का मान धीरे धीरे घटता है। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन लब्धि एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या कहे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो उसमें हमने देखा कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इधर जाते राइट जाते जाते माइनस में बढ़ती है, ठीक है, कह सकते हैं उसको बढ़ती है बोल सकते हैं जनरली। फिर नीचे की तरफ जब आते हैं तब माइनस में घटती है, जबकि जो हमारे नोबेल गैस यानी 18वें ग्रुप के तत्व हैं उनके लिए उसका मान पॉजिटिव होता है। किसका? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का। क्यों? क्योंकि उनके कोष पूर्णतः भरे होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों को प्रवेश कराने के लिए अलग से ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान प्लस होता है। फिर पांचवी बात हमने पढ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में अपने लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तब हमारी विद्युत ऋणात्मकता क्रमशः बढ़ती है, और जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तब हमारी विद्युत ऋणात्मकता घटती है। इसके बारे में हमने जाना, ठीक है, कि किस तरीके से ये पांचों प्रॉपर्टीज होती हैं और ऑक्सीकरण अवस्था भाई सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। फिर अब हम बात करेंगे कि ये जो पांचों चीजें हमने जानी वो किस प्रकार से तत्वों के गुणधर्मों से संबंधित हैं। तो अभी हमने कहें तो कुछ कंपाउंड्स के बारे में देखे थे ना, जब हम एनामोलस बिहेवियर पढ़ रहे थे, असंगतता पढ़ रहे थे सेकंड पीरियड तत्व में, तो हमने कुछ कंपाउंड देखे थे। बात करें अब इसमें की रिएक्टिविटी, हमको रिएक्टिविटी पता करनी है। तो सबको पता है कि जो हमारे ये वाले तत्व होते हैं कौन से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जो तत्व हमारे होते हैं, और एक हमारा हाइड्रोजन होता है क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसी तरीके से होता है एस्टेटिन। तो इनकी रिएक्टिविटी कितनी ज्यादा होती है भाई, ये जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन त्याग के इनर्ट गैसों के कहे तो इसके बाद जो 18वां ग्रुप होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पहुंचना चाहते हैं कि उसका प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले लें, ठीक। तो कहने का मतलब इनकी रिएक्टिविटी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित है ना, क्योंकि सभी प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने देखी, यानी जितनी प्रॉपर्टीज का नाम हमने लिया, सब संबंधित किससे, उसके एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। ठीक उसी तरीके से ये भी यानी रिएक्टिविटी भी, रासायनिक अभिक्रियाशीलता भी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही संबंधित होगी, ठीक। तो ये क्या, ये जो तत्व है ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके यानी आयनन कर करके जल्द से धनायन बना लेते हैं, यानी रिएक्टिविटी इनकी ज्यादा है। ठीक इसी तरीके से ये तत्व जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना लेते हैं, तो कह सकते हैं कि इनकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा। तो क्या इससे निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम रिएक्टिविटी यहां भी होगी, मैक्सिमम रिएक्टिविटी, और यहां भी क्या होगी, मैक्सिमम रिएक्टिविटी, मैक्सिमम, जबकि बीच में हमारा क्या होगा, मिनिमम रिएक्टिविटी।
समझ सकते हैं ना, तो बीच में हमारी मिनिमम रिएक्टिविटी और लेफ्ट साइड और राइट साइड यानी बोथ एंड्स पे मैक्सिमम रिएक्टिविटी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ वाले तत्व जो होंगे वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और यहाँ वाले तत्व बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, इसी कारण इनकी रिएक्टिविटी होती है। तो कह सकते हैं मैक्सिमम रिएक्टिविटी से धीरे धीरे रिएक्टिविटी का मान घटता है, फिर धीरे धीरे रिएक्टिविटी का मान मैक्सिमम या शिखर पर पहुंच जाता है, ये बोल सकते हैं। लेकिन जो 18वें ग्रुप के तत्व हमारे पाए जाते हैं उनकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। बताएं आपको, तो उसमें सिर्फ जेनान जो हमारा आता है, जेनान का ही कंपाउंड पाया गया है, तो वो भी बनाया गया लैब में, ठीक है, यानी कृत्रिम है जेनान का कंपाउंड। तो ये है रिएक्टिविटी तत्वों के लिए। अब बात करें तो इन रिएक्टिविटी के बाद ये किस तरीके से रिएक्टिविटी दिखाएंगे, ठीक। अब जो हमारे बीच वाले तत्व पाए जाते हैं उनकी जो धनायन क्षमता होती है, इनकी धनायन क्षमता कितनी होती है, +1, और इसके बाद जो ग्रुप पाए जाते हैं उसकी +2 होती है, ठीक है। कहे तो ये ज्यादा विद्युत धनी है भाई, उधर विद्युत ऋणात्मक इधर विद्युत धनात्मक। तो जो इनके बीच के तत्व पाए जाते हैं यानी डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के, उनकी जो धन विद्युता होती है वो इनकी तुलना में कम होती है उनकी क्षमता, ठीक है। भले उन पे पॉजिटिव चार्ज ये ज्यादा दिखाई देते हैं लेकिन उनकी क्षमता इनसे कम होती है, ठीक है। और बात करें इन प्रॉपर्टीज के साथ, हमने पढ़ा था कि इसके बाद हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, किस तरीके से नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी। तो सबको पता है कि ये हमारे मेटल होते हैं और जिस तरीके से हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं हमारी मेटलिक प्रॉपर्टी घटती है, यानी कि हमें नॉन मेटल प्राप्त होने लगता है। और उसका उल्टा है तो नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी घटेगी और मेटलिक प्रॉपर्टी हमको प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये थी क्या, ये है नॉन मेटलिक और मेटलिक प्रॉपर्टी के बारे में। किससे संबंधित हो गई है मेटलिक और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी, हमारी संबंधित किससे हो गई, कह सकते हैं उन्हीं 5 प्रॉपर्टी से। तो बात करें तो ये हम पढ़ेंगे, यानी मेटलिक और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी ये बात हम कर रहे हैं वो हम ऑक्सीकरण और क्या कहते हैं उसको, अपचयन और उपचयन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जब हम उसको पढ़ेंगे जो कि हमारे दूसरे बुक में है, तब हम इसको यानी मेटलिक और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी जो सीधे सीधे संबंध रखती है उसी से, किससे, अपचयन से और उपचयन से, उसमें तब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। क्या मेटलिक और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी किस प्रकार से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से संबंधित है। तो ये रिएक्टिविटी की बात हुई और आवर्तिता भी उसकी, यानी रिएक्टिव पीरियडिसिटी किस प्रकार से आवर्तिता इसकी होगी, यानी किस प्रकार से ये बढ़ेंगे या किस प्रकार से ये घटेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब बात करें तो हम रिएक्टिविटी किसी की दर्शाते कैसे हैं, है ना। बात तो होगी कि रिएक्टिविटी किसी की जानने के लिए हम करना क्या पड़ता है भाई। रिएक्टिविटी का मतलब कहीं रिएक्शन करे, है ना, बिना रिएक्शन के रिएक्टिविटी नहीं होगी। तो ये रिएक्शन करते किस प्रकार से हैं और किस एलिमेंट से रिएक्शन करा करके इनकी रिएक्टिविटी को दिया जाता है। तो 2 एलिमेंट हमारे पास होते हैं, एक ऑक्सीजन और दूसरा हेलोजेंस जो होते हैं। हेलोजेंस जिनमें आते हैं हमारे कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जिस किसी एलिमेंट की हमको रिएक्टिविटी के बारे में बताना होगा हम इसी से क्रिया करा के, यानी या तो ऑक्साइड से कहे तो ऑक्सीजन से या फिर इस हेलोजन ग्रुप के किसी भी तत्व से क्रिया करा के हम उस तत्व की रिएक्टिविटी को बताएंगे। अब रिएक्टिविटी बताएंगे तो हमें पता है कि जो रिएक्टिविटी हमारी कहे तो हम अपने पीरियोडिक टेबल में जानते हैं कि जो लेफ्ट साइड के एलिमेंट होते हैं वो क्षार होते हैं, क्षार यानी कि क्षारी होते हैं, और जो राइट साइड के एलिमेंट होते हैं वो हमारे होते हैं क्या, हमारे अम्ल होते हैं, ठीक है। तो ये क्षार और अम्ल ये भी हम जान पाएंगे जब हम रिएक्टिव उसको पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उसमें अच्छे से इसके बारे में है, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी। तो बात करें तो जो ये जब हम ऑक्साइड मान लीजिए रिएक्टिविटी हमने दिया सोडियम का, सोडियम की क्रिया इससे कराएंगे तो हमको कंपाउंड मिलेगा Na2O, ठीक है। और अगर अब बात करें तो सोडियम की इससे हो गई। अब इसी तरीके से हम मान लीजिए उसका दिखाएं, क्लोरीन के बारे में बताएं, ठीक है। ये तो इसका होगा, क्लोरीन के बारे में बताएं तो क्लोरीन बनाता है Cl2O7 किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ये जो हमारा होता है ये हमारा क्या होता, बेसिक होगा भाई, बेसिक होगा क्योंकि हमें पता है कि जो सोडियम होता है वो बेस होता है। क्यों? क्योंकि बेसों की प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रॉन को त्यागना, और इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है। ये जो हमारा क्या होगा, एसिडिक होगा। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रॉन लेना, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये प्रॉपर्टी होती है, रिएक्टिविटी बोल सकते हैं इस तरीके से। और इसी में बात करें ये तो एसिडिक और बेसिक हो गए। फिर और भी तत्व तो पाए जाते हैं, ये तो एक्सट्रीम लेफ्ट हुआ और ये एक्सट्रीम राइट हुआ, यानी राइट
दाएं साइड का लास्ट एलिमेंट और ये बाएं साइड का, कहें तो बाएं साइड का आखिरी ग्रुप का तत्व है। इसी तरीके से जो बीच के तत्व पाए जाते हैं वो कुछ उभयधर्मी होते हैं, कुछ उदासीन होते हैं। जैसे बात करें तो उभयधर्मी के लिए हम ले सकते हैं Al2O3 और Si2O3, इसको हम ले सकते हैं। इसका नाम बहुत सुना है, ये इसको बोलते हैं एल्यूमिना, यानी ये एल्यूमिनियम का अयस्क भी है जो हमको प्रकृति में मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक। क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक। और ये जब इनकी क्रिया हम एसिड से कराते हैं तब ये बेसिक प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं। भाई उभयधर्मी की प्रॉपर्टी है, यानी उभयधर्मी जो होगा उसका गुण यही होगा कि वो एसिड के साथ बेसिक क्रिया करेगा और बेस के साथ एसिडिक लाइक क्रिया करेगा, यानी एसिडिक के रूप में क्रिया करेगा। यानी जब बेस अम्ल से क्रिया कराएंगे तब वो क्षार का रूप लेगा, लेकिन जब क्षार से क्रिया कराएंगे तब वो अम्ल का रूप लेगा। यानी जब इसकी क्रिया हम अम्ल से कराते हैं तब ये क्षार बन जाता है, और जब क्षार से कराते हैं तब ये अम्ल की तरह कार्य करता है। और इसी तरीके से कुछ उदासीन यानी न्यूट्रल बोल सकते हैं। तो न्यूट्रल में CO होता है, NO होता है, N2O होता है, ये हमारे होते हैं उदासीन, या कहें तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल यानी न्यूट्रल कंपाउंड। ठीक है, जिसपे ना तो कोई चार्ज होता है। ठीक, ये हमारे न्यूट्रल होते हैं। जो भी किससे क्रिया करेंगे? ऑक्सीजन से। इसकी रिएक्टिविटी इसी से बताई गई, ऑक्सीजन से क्रिया करा के। देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन से क्रिया करा कर रिएक्टिविटी बताई गई है। ठीक है, तो ये थी पूरी बात। और इसी तरीके से जो हमारे कहे तो साइज होती है किसकी, हमारे डी ब्लॉक के तत्वों की, जो संक्रमण तत्व पाए जाते हैं हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट, उनकी साइज में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। ठीक, क्यों? क्योंकि साइज लेफ्ट से राइट जाने पे घटती है, लेकिन उनकी साइज जो होती है लगभग समान रहती है, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। ठीक है, और इसी तरीके से जो हमारे एफ ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं उनकी भी साइज में बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से ये जो हमने चार्ज के बारे में बताया +1 और +2 चार्ज इसका होता है एस ब्लॉक के तत्वों का, उसी तरीके से उनका जो चार्ज होगा वो इसी के आसपास रहेगा, यानी इससे कम ही रहेगा, क्षमता उसकी इससे कम होगी। ठीक है, तो ये बात थी किसके लिए कि रिएक्टिविटी किस प्रकार से बताई जाएगी, किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी किस तरीके से बताएंगे हम। ठीक है, ये तरीका होता है रिएक्टिविटी बताने का। ओके, तो बस इसमें इतना ही, यानी उदासीन को बताया ना तो बेसिक प्रॉपर्टी रखेगी ना एसिडिक प्रॉपर्टी रखेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे एक सवाल आपके में दिया गया है कि जब क्रिया करती है क्या, सो बाय ए केमिकल रिएक्शन विथ वाटर दैट N2O, यानी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है N2O, क्या H2O, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, Na2O। ये रिएक्शन को दिखाइए, कह रहा है कि इससे दिखाइए कि ये बेसिक ऑक्साइड है Cl2O7 इज एन एसिडिक। और किसके लिए कह रहा है Cl2O7, इसकी क्रिया वाटर के साथ। कह रहा है इसको दिखाइए कि ये हमारा बेसिक है और ये एसिडिक है। तो भाई इसका रिएक्शन जब हम एसिडिक और बेसिक तभी जानेंगे जब हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर यानी रेडॉक्स रिएक्शन, तब उसमें यानी रेडॉक्स अपक्रिया में तब इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन अभी की जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये बेसिक कब होगा, बेसिक की प्रॉपर्टी होती है जलीय विलयन में इलेक्ट्रॉन को त्यागना, ये बेसिक होता है। और इसकी प्रॉपर्टी यानी एसिडिक की प्रॉपर्टी होती है जलीय विलयन में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो जब ये इससे रिएक्शन करेगा तब देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 2NaOH। तो सभी को पता है ये क्या हमारा प्रबल क्षार है ना, प्रबल क्षार देख लीजिए आप, संतुलित समीकरण है 2Na 2O, एक को यहाँ एक को यहाँ और 2H है ना। इसी तरीके से ये जब रिएक्शन करेगा तब ये क्या बनाएगा, ठीक है, देखेंगे आप कि ये बनाता हमारा HClO। और देखिए अभी संतुलित हुआ कि नहीं, 7 और 1 8 है यानी HClO4। अब बना 7 1 8 यानी 4 दूना 8 और हाइड्रोजन हमारा 2, क्लोरीन हमारा 2, ये है। और ये होता है हमारा अम्ल, कहें तो प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, ये रिएक्शन यही इसने पूछा था कि आप दिखाइए कि ये जब हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन से क्रिया करता है यानी कहें तो जल से क्रिया करता है तब ये एसिडिक बनाता है यानी एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है। और जब ये बेसिक यानी जब ये क्रिया करता है Cl2O7 जो कि हमारा बेसिक है, क्या एसिडिक है यानी अम्ल है, वो क्रिया करता है जल से तब अम्ल दिखाता है यानी अम्ल की बात बताता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि सो बाय ए केमिकल रिएक्शन विथ वाटर द Na2O इज ए बेसिक ऑक्साइड एंड Cl2O7 इज एन आयनिक, कहे तो क्या
एसिडिक ऑक्साइड, तो ये हो गया ना एसिडिक ऑक्साइड, भाई अम्ल है तो अम्ल है तो एसिडिक ऑक्साइड, ये बेस है यानी क्षार है तो बेसिक ऑक्साइड, ठीक है, और ये एसिडिक ऑक्साइड। तो यही बात थी पूरी रिएक्टिविटी और सबके बारे में। ये हमारा चैप्टर आज यहीं पे समाप्त होता है, यानी चैप्टर नंबर 3 जो था हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन यानी उनके गुणधर्मों में आवर्तिता, ये हमारा चैप्टर था तीसरा जो कि आज समाप्त होता है पूर्णतः। अब हम अपने अगले चैप्टर को पढ़ेंगे, तो बात करें, एक बार बता दो कि क्या क्या हमने इसमें पढ़ा है। तो हमने शुरुआत की थी, पहले जरूरत क्यों पड़ी कि हमने तत्वों का क्लासिफिकेशन किया, यानी तत्वों के वर्गीकरण की जरूरत क्या पड़ी। फिर हमने जाना कि किस तरीके से विकास हुआ, किसका, तत्व आए, तत्व का वर्गीकरण करने का तरीका क्या हुआ, किस तरीके से हमने उसमें देखा डोबेराइनर का त्रिक, न्यूलैंड का अष्टक, फिर हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ी, ठीक है, फिर मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ने के बाद हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा। उन प्रॉपर्टीज को यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ने के बाद तब हमने पढ़ा अपना कहें तो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे साइज हो गई, ये सब चीजें हमने पढ़ी, देखिए है ना। हमने इन्हीं के बारे में, हमने तत्वों के बारे में जाने, एस ब्लॉक तत्व क्या होते हैं, पी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं, डी ब्लॉक तत्व हैं, साथ में एफ ब्लॉक जाना, फिर उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है किस तरीके से, फिर कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हमने एस पी और डी एफ को बांटा, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हमने बांटा था। फिर हमने जाना मेटलिक प्रॉपर्टी, मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, सेमी मेटल या मेटलाइट्स क्या होते हैं, क्या धातु, अधातु और उपधातु, इनके बारे में जाना। फिर इनको जानने के बाद तब हम अपनी और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें एटॉमिक प्रॉपर्टी यानी कहे तो एटॉमिक साइज थी, आयनिक साइज थी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी थी। एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या कहें तो आयनन एंथैल्पी, फिर हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा। फिर पढ़ने के बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, तो इस तरीके से हमने सब कुछ पढ़ा। फिर हमने लास्ट में पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि इसी वीडियो में है, जिसमें हमने देखा कि केमिकल प्रॉपर्टी किस तरीके से होती है, कहें तो जिसमें ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में जाना और संयोजकता के बारे में। फिर हमने तत्वों के असंगत व्यवहार को देखा, जो सेकंड पीरियड के तत्व पाए जाते हैं उनका अलग व्यवहार किस तरीके से अपने ग्रुप से होता है। और लास्ट में हमने जाना जो हमारी आखिरी टॉपिक थी रिएक्टिविटी, यानी कि अभिक्रियाशीलता किसी भी तत्व की, और उसमें आवर्त यानी उसमें चेंजिंग किस प्रकार से होगी, जिसमें हमने देखा कि जो अभिक्रियाशीलता होगी वो दोनों साइड्स पे मैक्सिमम होगी और बीच में मिनिमम होगी। और जब हम किसी एलिमेंट की रासायनिक अभिक्रियाशीलता के बारे में बताते तब उसका रिएक्शन हम कराते हैं ऑक्सीजन से और हेलोजन से, इसके बारे में जाना, ठीक है। फिर अब हम यहीं पे हमारा चैप्टर होता है समाप्त। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे अपने बॉन्ड्स के बारे में, क्योंकि बॉन्ड्स जो होते हैं अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा चौथा चैप्टर होगा, जिसका नाम होगा रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। ये हमारा चौथा चैप्टर है, इसी के बारे में हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर पूरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने हमारे पीछे की वीडियो ना देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके पूरी वीडियोस देख सकते हैं, जो कि वहां पे आपको अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए अभी तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।